नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों बीटीपीवी यानी कि बोनिंग हसन्स थेरापेटिक पॉकेट बुक के तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में हम आज जानेंगे साथियों एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। हमारा सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा आज का एडवांटेजेस और दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों डिसएडवांटेजेस। हालांकि पहले पार्ट में मैंने आपसे ऐसे तो मैंने कहा था कि थर्ड पार्ट में एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ बोनिंग हसन पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों वीडियो जो है ऑलरेडी बहुत लंबा लंबा हो गया और इनका जो लाइफ हिस्ट्री है बोनिंग हसन सर का उसको मैं चाहता हूं कि थोड़ा डिटेल में चर्चा करें। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आज हम बस इस दोनों पॉइंट पे चर्चा करेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे, और उसका जहां तक है बात तो उसको हम देख लेंगे अलग वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि इसी बीटीपीवी सीरीज का फोर्थ वीडियो उसको आप समझ लीजिए, तो फोर्थ वीडियो को आप देख लीजिएगा। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के सारे नॉलेज हिंदी में डिटेल में आप तक पहुंच सके। और मेरा पूरा कोशिश है कि मैं चाहता हूं कि होम्योपैथ और बीएचएमएस के जो भी इस तरीका के सब्जेक्ट्स हैं जिसको कि हिंदी में बेहतर तरीका से समझा जा सकता है। रटना एक अलग विषय है, लेकिन समझने के लिए आप चाहते हैं कि अगर मुझे समझना है इस चीज को तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा पूरा कोशिश होगा कि एक एक सब्जेक्ट को मैं आप तक ला सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं आसान भाषा में। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे साथियों एडवांटेजेस के बारे में। तो दोस्तों एडवांटेजेस में हम देखते हैं सबसे पहले आ जाता है हमारा सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी में हम देखते हैं कि कहां कहां किस किस खास खास चीजों में बीटीपीवी का बोनिंग हसन थेरापेटिक पॉकेट बुक का उपयोग है। दूसरा जो हमारा पॉइंट हो जाता है कि इसमें इजी टू फाइंड सिम्टम्स है। इसमें सिम्टम्स को खोजना जो है आसान है। इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीका से है। अलग अलग ग्रेडेशंस दी गई हैं वो तो मैंने आपको बतलाया ही है आपको पार्ट 2 में। यूज ऑफ कॉमन रूब्रिक्स है, कॉमन रूब्रिक्स यूज की गई हैं जिसके लिए आपको रूब्रिक्स में मतलब सिम्टम्स को रूब्रिक्स में चेंज करना आसान हो जाता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। रूब्रिक्स ऑफ एनाटॉमिकल पार्ट्स अरेंज अल्फाबेटिकली, मतलब कि जो एनाटॉमिकल पार्ट्स जो हैं उनको उस रूब्रिक्स अल्फाबेटिकल पार्ट से जुड़े हुए रूब्रिक्स को अल्फाबेटिकली सजाया गया है, तो उसके बारे में बतलाएंगे एग्जांपल के साथ कि किस तरीका से है। फिर सम यूनिक फीचर्स दिए गए हैं, कुछ अलग अलग खास फीचर्स दिए गए हैं, उसको भी बात कर लेंगे। रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज दिया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हेल्पफुल है ये क्रोनिक और एक्यूट केसेस दोनों में ही, आपको रिपेट्राइजेशन के लिए ये काफी हेल्पफुल है। वैसे तो आप समझ सकते हैं कि बिफोर केंटियन ही इसका बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है, आफ्टर केंट इसका उपयोग थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो केंट से भी बेहतर ऐसा कहा जाता है कि इसमें है, तो इन सबको लेकर के चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सूटेबिलिटी की। सूटेबिलिटी में हम देखेंगे कि क्या क्या खासियत है। सूटेबिलिटी कहने का मतलब होता है, ऐसे तो आपको मैं बतला दूं कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो आपका बीटीपीवी है ये बिफोर केंटियन जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब बिफोर केंट रिपर्टरी ये बहुत ज्यादा यूज होता था, लेकिन उसके अलावे भी बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जहां पर कि इसको ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, ज्यादा वैल्यू दिया जाता है बोनिंग हसन थेराप्यूटिक बुक को। यहां तक कि उनके जो फॉलोअर्स थे, मतलब केंट साहब को मानने वाले जो समय के कुछ लोग थे, कुछ चिकित्सक थे होम्योपैथ के, जैसे कि आपको बतला दें डॉक्टर ग्लैडविन, फिर आपके हार्वे फेरिंगटन, एलिजाबेथ हावर्ड, ये जो डॉक्टर्स थे उन जमाने के केंटियन टाइम के, तो उनका भी मानना था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें कि आप ये मान के चल सकते हैं कि बीटीपीवी जो है बोनिंग हसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक जो है वो सुप्रीम, मतलब उसको ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा कुछ अलग अलग पॉइंट्स पर। उनमें से हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे मैं कि आपको मैं बतला दूं कुल 7 पॉइंट्स, अगर हम ठीक से देखें तो कुल 7 पॉइंट्स बतलाई गई हैं। उनमें से सबसे पहला हमारा आ जाता है हमारा सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी कहने का मतलब होता है कि कहां कहां पे बीटीपीवी का आप बेहतर उपयोग कर सकते हैं, कहां कहां पे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उनमें से कुल 7 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसमें से सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा, इन ऑब्सक्योर केसेस एंड केसेस विद कंफ्यूजिंग सिम्टम्स। ऐसे केसेस जहां पर कि सिम्टम्स कंफ्यूजिंग है, मतलब कि क्लियर नहीं है सिम्टम्स, ऐसे जगह पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। केसेस विद पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स, दूसरा हमारा जो पॉइंट हो जाएगा कि केसेस विद पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स। पॉजिटिव कहने का मतलब होता है कमी, तो कमी जहां पर लक्षणों की कमी है वहां पर भी आपको बीटीपीवी जो है हेल्प कर सकता है। तीसरा हो जाता है इन केसेस विद लेस और मार्क्ड मेंटल सिम्टम्स,
मतलब कि मेंटल सिम्टम्स की जहां कमी है वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि बनिंग-हसन सर जो है वो मेंटल सिम्टम्स पे कम फोकस करके चले हैं। वैसे भी उनके माइंड सेक्शन में जो हेड चैप्टर जो उनका है, पहला चैप्टर जो है उसमें काफी वो कम रूब्रिक्स दे करके चले हैं। तो उस केसेस में जहां पर मेंटल सिम्टम्स कम है, बाकी सिम्टम्स ज्यादा है, वहां पे आप बीटीपीवी का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। चौथा पॉइंट हमारा हो जाता है केसेस विद स्कार्सिटी ऑफ रेयर, स्ट्रेंज और पेक्यूलियर सिम्टम्स। तो रेयर, स्ट्रेंज और पेक्यूलियर कहने के लिए तो तीनों लगभग एक ही बात है, तीनों में कोई खास फर्क नहीं है। तो रेयर या पेक्यूलियर सिम्टम जो है, स्ट्रेंज सिम्टम जो है, अलग जो करता है, उस तरह के सिम्टम्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं किसी केस में, तो वहां पर आप ग्रैंड जनरलाइजेशन के सिद्धांत पे बना हुआ ये बुक है, तो वहां पे आप इसका उपयोग बेहतर कर पाएंगे। फिर हम पांचवा पॉइंट ले लेते हैं, केसेस विद प्रीडोमिनेंट मोडालिटीज। प्रीडोमिनेंट मोडालिटीज कहने का मतलब है कि जो प्रीडोमिनेंट मतलब होता है बहुत प्रबल, बहुत ज्यादा, जो मतलब ये है कि मोडालिटी बहुत ज्यादा दिया हुआ है। जिस केस में आपको बहुत ज्यादा मोडालिटी देखने को मिल रहा है वहां पर भी आपको ये काम करेगा, क्योंकि मोडालिटी पे बनिंग-हसन सर ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर उसके बाद हमारा छठा पॉइंट हो जाता है केसेस विद मार्क्ड कंकोमिटेंट्स। कंकोमिटेंट्स आप जान रहे हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंकोमिटेंट के सिद्धांत पर इन्होंने बनाया है इसको। तो जहां भी आपको कंकोमिटेंट बेहतर देखने को मिल रहा है, जहां पर कंकोमिटेंट हमारे पास अच्छा खासा है, उस केस में, उस तरह के केस में हम इसका बेहतर उपयोग कर पाएंगे। सिम्टम उनका जो रूब्रिक खोजना होगा वो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। केसेस हैविंग पैथोलॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, ये हमारा सातवां पॉइंट है कि केसेस, वैसे केसेस जिसमें कि पैथोलॉजिकल और ऑब्जेक्टिव सिम्टम ज्यादा है, उस तरह के केस में भी हम जो है बेहतर उपयोग कर पाएंगे। पैथोलॉजिकल और ऑब्जेक्टिव मतलब आप समझ रहे हैं, कोई भी सिम्टम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा सिम्टम का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव सिम्टम में अलग से नहीं बतलाऊंगा या फिर पैथोलॉजिकल सिम्टम में अलग से नहीं बतलाऊंगा। सिम्टम्स पे ऑलरेडी एक पूरा का पूरा वीडियो है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, इसी चैनल में आप सर्च मारेंगे मिल जाएगा। और हाँ, आप चाहे कहें तो हम ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं लिंक डाल देता हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सूटेबिलिटी। दूसरा हम पॉइंट जो कह सकते हैं वो हम कह सकते हैं इजी टू फाइंड सिम्टम्स। अब इजी टू फाइंड सिम्टम्स इसके लिए कह सकते हैं, इजी टू फाइंड सिम्टम्स, इजी टू फाइंड सिम्टम्स हम इसके लिए कह सकते हैं क्योंकि थेराप्यूटिक पॉकेट बुक बनाया ही इस तरीके से गया है कि आपको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव सिम्टम से अगर किसी तरह का रूब्रिक आप बना रहे हैं तो आपको खोजना थोड़ा इजी हो जाता है। तीसरा हमारा पॉइंट जो हो जाता है दोस्तों, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि एलन साहब ने जो दिया है 5 अलग अलग ग्रेडेशंस हो जाते हैं। 5 ग्रेडेशंस आपको मैंने बताया, अलग अलग दिया हुआ है उनका। तो ये जो एक बेहतर एक नया काम था उनका, और ये एक बहुत बेहतर काम है जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कैपिटल हो गया, आपका बोल्ड हो गया, फिर से आपका इटैलिक्स हो गया, फिर रोमन हो गया, फिर पैरेंथेसिस में लिखा हुआ मतलब कोस्ट में लिखा हुआ हो गया। तो 5 अलग अलग ग्रेड्स के हिसाब से दिया हुआ है, उसको भी आप फर्स्ट पार्ट में मैंने क्लियरली समझाया है, तो उसको आप समझ सकते हैं। तो ये एक खास चीज रहा उनका। तो ये हमारा जो 5 ग्रेडेशंस अलग अलग दी गई हैं, ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप एडवांटेजेस में लिख सकते हैं। उसके बाद चौथे हम पॉइंट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा यूज ऑफ कॉमन रूब्रिक्स। और इसमें कॉमन रूब्रिक्स उन्होंने बहुत यूज किया है, यूज ऑफ कॉमन रूब्रिक्स। तो कॉमन रूब्रिक्स का उन्होंने उपयोग किया है जिससे कि आपको ज्यादा रूब्रिक्स में बदलने, मैंने सिम्टम्स को रूब्रिक में चेंज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती और इजिली फाइंड कर सकते हैं, आप खोज सकते हैं इजिली। उसके बाद पांचवा जो हम पॉइंट यूज करेंगे कि एनाटॉमिकल जो भी पार्ट्स हैं उनके हिसाब से जो भी रूब्रिक्स बनाए गए हैं तो उसको अल्फाबेटिकली दिया गया है। एनाटॉमिकल जो भी आपके anatomical symptoms are arranged alphabetically। एनाटॉमिकल पार्ट्स के लिए जो रूब्रिक्स दी गई हैं उनको अल्फाबेटिकली सजाया गया है, तो उनको ढूंढना आसान हो जाता है, वो भी एक आपका एडवांटेजेस में आ जाता है। छठे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, माने आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सम यूनिक फीचर्स। अब यूनिक फीचर्स में आप कहेंगे कि क्या क्या यूनिक फीचर्स है, तो आपको मैंने ऐसे तो पूरा जो मैंने प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन बतलाया है उसमें तो मैंने बतलाया ही है खास खास जो बातें हैं। ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए कि एक तो आपका हो जाता है साइड्स ऑफ द बॉडी, मतलब साइड्स करके जो चैप्टर दिया गया है हर जगह पर, तो लेफ्ट राइट करके साइड्स मिल जाता है, ये आपके लिए एक बेहतर चीज है। दूसरा आप यूनिक फीचर इसमें देखने को क्या मिलता है, कंकोमिटेंट्स।
accompanied by करके जो आपको रूब्रिक्स मिल जाता है, कंकोमिटेंट्स को आप खोज सकते हैं इसमें इजिली। तो ये एक यूनिक फीचर हो गया। आपको स्टूल, यूरिनेशन, इन सब के लिए अलग से आपको रूब्रिक्स देखने को मिल जाती हैं। तो ये सब कुछ जो पॉइंट्स है, ये एक अलग अलग फीचर्स हो गए कुछ। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, 7वें पॉइंट की। तो इसमें हमें एक खास चीज देखने को मिलता है, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज। अब रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज खास इसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है कि आपको सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए आपको रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज चैप्टर बहुत बेहतर फायदा कर सकता है। तो उस केस में भी आपको ये एक एडवांटेज कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि जब आप दूसरा सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन जब आप बनाने जाते हैं, आप सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन बनाते कब हैं, जब फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं कर पाया है। तो उस केस में रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज जो दिया गया है कि मतलब एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के लिए एक अलग से जो एक मेडिसिन को ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से जो बांटा हुआ है, तो उसको आप यूज करते हुए आप सेकेंड अपना प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं इजीली। उसके बाद हमारा 8वां पॉइंट अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये हेल्पफुल है आपके दोनों तरह के, मतलब कि एक्यूट केस हो या फिर क्रॉनिक केस हो, दोनों में आप इसको बेहतर यूज कर सकते हैं। हेल्पफुल इन बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक केसेस। एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, दोनों ही केस में आपको ये हेल्प कर सकता है। इसमें आपको रूब्रिक्स खोजना आसान हो जाता है। तो ये सब तो ऐसे आप ये एडवांटेजेस हैं जो लिख सकते हैं। ऐसे आपको बताएं कि बीटीपीवी में एडवांटेजेस से ज्यादा डिसएडवांटेजेस दी गई हैं। अब हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि बीटीपीवी एक बहुत मतलब कहते हैं कि पहला प्रयास था, पहला एक तरह से कहिए कि आप पूरा का पूरा एक जो कंप्लीट रेपर्टरी था वो तो पहला रेपर्टरी था, और डिसएडवांटेजेस बहुत सारी हैं। लेकिन ये भी एक देखने लायक बात है कि इस रेपर्टरी का नाम बोनिंगसन सर ने रेपर्टरी नहीं रखा है, थेरापेटिक पॉकेट बुक रखा है। तो वो बहुत सारी वजहों की वजह से उन्होंने रखा है, बहुत सारे कारणों से उन्होंने ये चीज का इसका नाम रेपर्टरी नहीं दिया। तो ये सबको देखते हुए चलेंगे, हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। ये आप समझ गए, ये 7 चीजें दिमाग में रखना है कि अगर एडवांटेजेस के बारे में हमें लिखना है तो हम इन 7 पॉइंट्स के बारे में लिख सकते हैं। और लिखना तो हमारे हाथ में, अगर आप इसको समझ रहे हैं इतने बात को, और हिंदी में मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें। तो इसको आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। इन 7 पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हैं तो समझिए कि आपका काम हो गया। इतना एडवांटेजेस में इतना लिखना इनफ हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेंगे हम लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस में दोस्तों हम कुल 8 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। 8 पॉइंट्स में से सबसे पहला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि मेंटल सिम्टम्स बहुत कम दी गई हैं। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वेरी लिमिटेड मेंटल सिम्टम्स। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम ले लेंगे एडमिक्सचर ऑफ पार्टिकुलर एंड जनरल सिम्टम्स। तीसरा पॉइंट हम ले लेंगे एम्फेसिस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ सिम्टम्स रेदर देन देमसेल्व्स। चौथा पॉइंट हम ले लेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी या ग्रैंड जनरलाइजेशन। पांचवा पॉइंट हमारा हो जाएगा क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ सिम्टम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोनिंगसन रेपर्टरी। छठा हमारा पॉइंट हो जाएगा इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट इंडेक्स। सातवां हो जाएगा एरर इन अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स इन डिफरेंट चैप्टर्स। आठवां हो जाएगा इम्परफेक्ट एडिशंस ऑफ TFLN। तो ये हमारे हो जाएंगे कुल 8 पॉइंट्स जिन पर हम चर्चा करेंगे कि ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अब इन डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वेरी लिमिटेड मेंटल सिम्टम्स। अब वेरी लिमिटेड मेंटल सिम्टम्स तो मैंने पहले भी आपको बतलाया, आप जान रहे हैं कि मेंटल सिम्टम्स जो है बोनिंगसन सर ने बहुत कम दिया। उनका जो अपना लॉजिक था कि मेंटल सिम्टम जो उनका मानना था कि चाहे बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी ध्यान दे करके उसको फोकस करके काम करने वाला को अगर ऑब्जर्वर हो, फिर भी क्या होता है कि मेंटल सिम्टम्स को करेक्टली ऑब्जर्व करना मुश्किल है, वो कंफ्यूज करता है और मिसलीड करता है। ऐसा मानना था बोनिंगसन सर का। इसके वजह से उन्होंने मेंटल सिम्टम्स उसी तरह के डाले हैं जो बहुत ज्यादा रिसर्च हैं, बहुत ज्यादा जिनका मतलब कि जिनको फोकस करके देखा गया है। सिर्फ उन्हीं रूब्रिक्स को वो लेकर के चले, बहुत ज्यादा मेंटल सिम्टम्स को लेकर के नहीं चले। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाता है एडमिक्सचर ऑफ पार्टिकुलर एंड जनरल सिम्टम्स। अब एडमिक्सचर ऑफ पार्टिकुलर एंड जनरल सिम्टम्स इसके लिए कहा गया, ये क्वेश्चन उठाने वाले डॉक्टर केंट साहब थे।
केंट साहब का कहना था कि पार्टिकुलर सिम्टम्स को अलग रखना चाहिए, जनरल सिम्टम्स को अलग रखना चाहिए। आपने क्या किया कि एक ही जगह पर मिक्स कर दिया, इसके वजह से रूब्रिक्स खोजने में और सही रूब्रिक्स बनाने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से इंसान कहीं भी उसको सही उपयोग कर नहीं पाएगा। ये मतलब एक तरह से गलत रिपर्टराइजेशन हो जाएगा। तो इसको लेकर के वो चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा हो गया, एम्फेसिस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ सिम्टम्स रेदर देन इटसेल्फ। अब इसमें क्या खास चीज है दोस्तों, ये कह सकते हैं कि आप ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, इसको आपको पॉइंट को दिमाग में रखने लायक है कि एलिमेंट्स ऑफ सिम्टम्स रेदर देन इटसेल्फ। मतलब बोनिंगसन सर ने क्या किया कि पैथोलॉजिकली ज्यादा काम किया। मतलब कि पैथोलॉजिकली कहने का मतलब है कि किस वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस किया है, ना कि प्रॉब्लम पे कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो एलिमेंट पे ज्यादा वो चले गए हैं और प्रॉब्लम पे कम गए, तो ये एक इशू हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी या ग्रैंड जनरलाइजेशन। अब क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी या ग्रैंड जनरलाइजेशन, अब ये तो मैंने पिछले में भी बताया है, आप समझ सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी या ग्रैंड जनरलाइजेशन एक ऑलरेडी एक क्वेश्चनेबल थिंग है। इस पर सवाल उठता भी है, क्योंकि आप अगर आप दूसरे चीज के किसी चीज को उठा करके, मतलब दूसरे किसी चीज के एलिमेंट को उठा के आप दूसरे सिम्टम में डाल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ये कंप्लीट नहीं करता। तो इससे आप ये कहते हैं कि 100% आप उस चीज पर नहीं जाते। हालांकि बोनिंगसन सर का मानना ये था कि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है कि हम किसी एक केस को कंप्लीट बना नहीं पाते हैं, कंप्लीट केस टेकिंग हो नहीं पाते, क्योंकि कंप्लीट सिम्टम का बहुत कमी हो जाता है। सिम्टम्स को कंप्लीट सिम्टम्स के फॉर्म में होना चाहिए, तब जाकर के आप कंप्लीट रूब्रिक्स बना करके रिपर्टराइजेशन कर पाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी का सिद्धांत दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कहना भी था बहुत सारा चीज कि भाई आप दूसरे चीज के सिम्टम को, मतलब दूसरे सिम्टम के किसी पार्ट को, किसी एलिमेंट को आप किसी और सिम्टम में कैसे जोड़ सकते हैं, ये तो कंप्लीट नहीं करेगा। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं लोग, जैसे कि गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स ले लेते हैं अगर हम फास्फोरस का, तो फास्फोरस के गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में क्या होता है कि ठंडे से जो है उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, या ठंडा पीने से जो है प्रॉब्लम बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पे मान के चलिए कि अगर पेशेंट का नेचर है कि उसको ठंडे एप्लीकेशन से या ठंडे पेय पदार्थ से आराम मिलता है, ठंडे से आराम मिलता है, तो उस केस में तो ये आपका पूरा का पूरा रिपर्टराइजेशन गलत हो जाएगा। तो इस तरह के एग्जांपल्स दिए गए इसके बारे में। इस थीसिस पर कहा जाता है कि ये एक क्रिटिसिज्म किया गया, क्रिटिसाइज किया गया इस चीज को, इसको गलत ठहराया गया। हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ सिम्टम्स इन द कंस्ट्रक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी बात तो एक तरह से कहिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी का ही बात है। सवाल जो उठ रहा है ये डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी पर ही उठ रहा है, लेकिन आप इसको डिसएडवांटेज में इस एक पॉइंट को भी लेकर के चल सकते हैं कि ब्रेकिंग अप ऑफ सिम्टम्स इन कंस्ट्रक्शन, इसमें भी एक सवाल है। और ये सवाल उठाने वाले उस समय के बहुत सारे डॉक्टर्स थे, जैसे कि आपके जार हो गए, हेरिंग हो गए, ये सारे डॉक्टर्स ने उस समय में ये सवाल उठाया था कि आप जो सिम्टम्स को तोड़ रहे हैं, आप दूसरे सिम्टम्स को दूसरी चीज में डाल रहे हैं, तो ये गलत है, इससे कभी भी सिम्टम पूरा नहीं होता है, टोटलिटी ऑफ केस नहीं होता है। तो ये एक आपका डिसएडवांटेजेस में गिनती आ जाएगा। छठा हमारा चीज हो जाता है इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट इंडेक्स। अब ऐसा कहा जाता है कि इंडेक्स जो इसका बनाया गया है, इंडेक्स कंप्लीट नहीं बनाया गया है, मतलब कि इंडेक्स अंदर में बहुत सारा चीज है भी नहीं भी, और इंडेक्स में वो सारा चीज उस तरीका से दिया नहीं गया है। उसके साथ साथ जो लिखने का तरीका है, अब लोग चैप्टर में जाते हैं तो चैप्टर में मैटर ज्यादा दिया हुआ है, जबकि इंडेक्स के हिसाब से अगर सिर्फ देखें तो लोगों को लगेगा कि शायद ये चीज इसमें है नहीं। तो ये एक कमी की गई है। इसीलिए इस केस में कहा जाता है कि आपको बुक को बेहतर तरीका से देखना चाहिए, सिर्फ इंडेक्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ये भी इस बुक के बारे में कहा गया है। उसके बाद हम आते हैं एरर्स इन अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स इन डिफरेंट चैप्टर्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट एक सवाल उठता है इस बुक पे कि एरर है अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स में, अलग अलग चैप्टर्स में रूब्रिक्स को देने में जो है थोड़ा सा गलतियां की गई हैं। तो खैर देखिए, एक तो मेरा पॉइंट अगर मैं कहूं तो मैं तो ये कहूंगा कि पहला काम था, स्टार्टिंग का काम था, उससे पहले रिपर्टराइजेशन और रेपर्टरी जैसी चीजें होती नहीं थी। तो उस समय के लिए बोनिंगसन सर ने कहीं ना कहीं शुरुआत किया था। तो शुरुआत में गलतियां तो होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट्स तो रहेंगे, टेक्निकल फॉल्ट। अब जैसे कि आप 2000 के समय के 2002 के समय के मोबाइल फोन्स को आज के मोबाइल फोन से कनेक्ट करेंगे, अगर कंपेयर करेंगे, तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। कहीं ना कहीं साइंटिस्ट जो आज के जो इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने आज जो नया नया मोबाइल बनाया है, उसको कहीं ना कहीं उससे ही तो फॉलो अप करके उसको ही तो देखते देखते यहाँ तक लाए हैं इसको। तो रेपर्टरी को भी अगर उस नजर से देखे तो आपको लगेगा
जाएगा कि इसको खैर कहेंगे कि कमी कह सकते हैं, गलती नहीं कह सकते हैं। और डिसएडवांटेज का मतलब एक तरह से कहिए कि आप इसको कमी लेकर के ही चलें। तो पहला रेपर्टरी था तो कमी कुछ होंगी। तो एरर्स इन अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स इन डिफरेंट चैप्टर्स। अब अलग अलग चैप्टर्स में जो है कुछ कुछ चैप्टर्स में रूब्रिक्स में कुछ कमियां हैं, कुछ गड़बड़ी हैं। जैसे बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो कि लोकेशन चैप्टर में आपको दिया गया है। जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी में से ही बहुत सारे रूब्रिक्स है जो कि लोकेशन चैप्टर में दिया गया है, जिसको कि एक्चुअली में अगर ठीक से देखा जाए तो उसको होना सेंसेशन चैप्टर में चाहिए था। तो ये कमियां हैं। दूसरी कमी की बात करें अगर, तो बहुत सारे रूब्रिक्स जो हैं जिनको कि एग्रावेशन में दिया गया है, हालांकि उनको होना सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में चाहिए था। और इसका तो लिस्ट दिया गया है, बहुत सारी ऐसी रूब्रिक्स हैं जिनको कि होना चाहिए था सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में, लेकिन उनको दिया गया है आपके एग्रावेशंस में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपका आर्सेनिक फ्यूम्स है। अब आर्सेनिक फ्यूम्स को आप अगर ठीक से सोचें तो आर्सेनिक फ्यूम्स कहीं ना कहीं सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में ज्यादा बेहतर सूट करता है, क्योंकि उसके वजह से किसी तरह का सेंसेशन होगा और उसके वजह से कंप्लेन होगा, तो उसको एग्रावेशन में डाल दिया गया है। अब आर्सेनिक फ्यूम कोई बैठ के सूंघ तो रहा नहीं है कि उसे एग्रावेशन होगा, या फिर कॉमन जो किसी को सिम्टम होता है तो सबके घर में तो आर्सेनिक फ्यूम्स नहीं उड़ रहे हैं। आर्सेनिक फ्यूम्स कहने का मतलब होता है आर्सेनिक का धुआं, तो फ्यूम्स मतलब धुआं होता है। तो ये कॉमन सेंस से कॉमन सोचने वाली बात है कि किसी तरह का कोई अब आर्सेनिक का धुआं सबके घर में तो घूम नहीं रहा है जो उसको आप एग्रावेशन में डाल के चलेंगे, ऐसा होता तो है नहीं कॉमनली। वो सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और खास करके किसी इस तरह का अगर पेशेंट भी है जिसके साथ इस तरह का केस है तो उसके लिए ये बेहतर काम करेगा। दूसरा हो गया आपका कॉपर फ्यूम्स। कॉपर फ्यूम्स भी जो आपका है वो भी बस वही बात है, एग्रावेशन में दिया गया जबकि उसको होना चाहिए। तो ये कॉपर फ्यूम होना ही तो इंडस्ट्रियल चीज है, बहुत लेस लाइकली ऐसा देखने को मिलता है लोगों को ऐसा केस। तो उसको आप डायरेक्टली एग्रावेशन में डाल करके, क्योंकि एग्रावेशन तो एक ऐसा चैप्टर है जिसको मतलब समझिए कि सबको देखना है एक तरह से, क्योंकि हर केस में कुछ ना कुछ एग्रावेशन तो होता ही है और उसके वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस हो जाता है आपके सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए। तो इसीलिए एग्रावेशन में न डाल करके इन तरह की चीजों को आपको सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में देना था। और सारे एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, इंटॉक्सिकेशन है, फिर से आपका ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली है, फिर से आपका कट्स फॉर करके एक रूब्रिक्स हो गया, ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स करके एक रूब्रिक हो गया, ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स। अब सॉफ्ट पार्ट्स की बात है तो वो ऑब्वियस है कि सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में होना चाहिए, लेकिन दिया उसको एग्रावेशन में दिया। अब सॉफ्ट पार्ट्स में एग्रावेशन का क्या लेना देना है। ड्रिंकर्स फॉर हार्ड है, अब वो हार्ड ड्रिंकर ही है तो हार्ड ड्रिंकर को ड्रिंकिंग से एग्रावेशन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको एक्चुअली में होना चाहिए सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंप्लेन है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर से आपका वुमेन लाइंग इन करके एक रूब्रिक है, तो वुमेन लाइंग इन ये भी सेंसेशन में आ जाएगा, इसको भी एग्रावेशन में नहीं देना चाहिए। और ऐसा लोगों का कहना है, ये एग्जांपल्स दी गई हैं, पढ़ाई गई हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे एरर की बात करें अरेंजमेंट में, रूब्रिक्स के अरेंजमेंट में, तो कुछ रूब्रिक्स हैं जिनको कि सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में होना चाहिए था, वो वहां है नहीं। जैसे कि स्टॉप फीलिंग इन ईयर्स, अब ईयर्स का महसूस करना आदमी बंद कर दिया तो ये ऑब्वियस है सेंसेशन में आना चाहिए, सेंसेशन में है नहीं। फिर से आपका टूथ हो गया, हर्ट बर्न हो गया, तो इस तरह के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो कि सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में होने चाहिए थे, वो वहां नहीं है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे आप एक और एग्जांपल ले लीजिए कि आपके सेंसेशन चैप्टर में जो है ग्लैंड्स के मतलब ग्लैंड्स के, स्किन के और बोन्स के जो जनरल सिम्टम्स होते हैं उनको भी ऐड कर दिया गया है इसमें आपके सेंसेशन चैप्टर में, तो ये गलत चीज है। तो ये सारी कमियां रही हैं। तो ये हमारा हो जाता है, ये सब आप एग्जांपल लेकर के चल सकते हैं एरर्स इन अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स इन डिफरेंट चैप्टर्स में। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा 8वां पॉइंट हो जाता है इम्परफेक्ट एडिशंस ऑफ टीएफएलएन। अब टीएफएलएन के एडिशन में भी कुछ कमियां थी, जैसा कि बतलाया गया है, पढ़ाया गया है कि टीएफएलएन के जो एडिशंस थे डिफरेंट, उसमें भी कुछ कमियां रही हैं। जैसे कि उन्होंने जो कंबाइन किया था दो बुक को, उसको कहा जाता है कि वो ठीक से नहीं किया गया, उसको बेहतर तरीका से नहीं किया था आपका। जैसे थेरापेटिक पॉकेट बुक को और साइड्स ऑफ बॉडी को, इन दो बुक को उन्होंने कंबाइन करके एक वॉल्यूम बनाया, तो इसको कहा जाता है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा और ऐसा सिखाया बताया गया है कि उसको बहुत बेहतर तरीका से नहीं किया गया, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। और डॉक्टर जब तक समझेगा ये सब इरेगुलरिटीज को, जब तक ठीक से नहीं समझता है तब तक उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, सही तरीका से रिपेट्राइजेशन करना इसकी मदद से मुश्किल हो सकता है। ये एक प्रॉब्लम थी टीएफएलएन के एडिशन में। और अगर टीएफएलएन के एरर्स के बारे में बात करें
तो ये भी देखा जा सकता है कि एलन साहब ने जो अपनी जो रेमेडीज जो उन्होंने ऐड की थी, वो रेमेडीज जो है एक्चुअली जो लगभग उन्होंने 220 रेमेडीज उन्होंने ऐड किया था। तो 220 रेमेडीज जो उन्होंने ऐड किया वो माने एक होना चाहिए ना कि जितना भी सिम्टम्स प्रूविंग के दौरान आया है या क्लिनिकल फीचर्स में जो भी सिम्टम्स आता है किसी रेमेडी का, तो उसको उस हर जगह पे पॉइंट होना चाहिए था। तो ऐसा कहा गया कि हर जगह पे जहां जहां होना चाहिए वहां वहां दिया नहीं गया है, बहुत कम जगह दिया गया है रूब्रिक्स को, सॉरी रेमेडीज को बहुत कम रूब्रिक्स में ही दिखाया गया है जो उन्होंने ऐड किया है। मतलब कंप्लीट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, वो पूरा काम जो कहते हैं वो नहीं किया गया है। और अगर हम एग्जाम्पल ले लें जैसे कि एब्डोमेन चैप्टर है, अब एब्डोमेन चैप्टर में एक जो मतलब कंस्ट्रक्शन में जो गलती किया गया कि जैसे एब्डोमेन में इंटरनल एब्डोमेन दिया गया, उसके बाद डायरेक्टली एक्सटर्नल एब्डोमेन दिया गया, जबकि होना क्या चाहिए था कि इंटरनल एब्डोमेन में पहले साइड्स की चर्चा होनी चाहिए थी, फिर एक्सटर्नल चैप्टर्स में साइड्स की चर्चा होनी चाहिए थी। जैसे कि एब्डोमेन में इंटरनल एब्डोमेन में लेफ्ट इंटरनल एब्डोमेन, राइट इंटरनल एब्डोमेन, वही गलती जो है हेड में भी किया गया है। हेड में भी इंटरनल हेड और उसके बाद एक्सटर्नल हेड का चैप्टर है, जबकि पहले साइड्स की बात होनी चाहिए थी, इंटरनल की भी साइड्स की बात होनी चाहिए, एक्सटर्नल की भी साइड्स की बात होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करके चल सकते हैं डिसएडवांटेज में। तो ये सारे पॉइंट्स को आप याद कर लेंगे। लिमिटेड मेंटल सिम्टम्स है, मिक्सचर कर दिया है उन्होंने, ये पार्टिकुलर और जनरल सिम्टम्स को मिला दिया है। ये आपको एलिमेंट्स जो है मतलब सिम्टम के एलिमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया है कि किस वजह से जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से, इस पे ज्यादा फोकस किया गया है, ना कि इस चीज पर कि प्रॉब्लम क्या है, सिम्टम क्या है। ये एक कमी है। डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी, ग्रांड जनरलाइजेशन तो एक आपके लिए ऐसा पॉइंट है जिसको कि आप इजीली समझते हैं कि मैटर क्या है। उस जमाने के आपको जिस जिस डॉक्टर के नाम याद रहते हैं उन सबका नाम नोट करके आप ये बोल सकते हैं कि हाँ इन्होंने जैसे हेरिंग है, जार है, केंट है, इन सब ने वो अपने समय में इस पर क्वेश्चन उठाया था। तो आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था कि भाई ग्रांड जनरलाइजेशन आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप दूसरे पार्ट के सिम्टम को दूसरे पार्ट में लगा करके नहीं चल सकते हैं। बोनिंगसन सर का कहना था कि व्हाट इज ट्रू टू द पार्ट इज ट्रू टू द होल। लेकिन सर अलग अलग लोकेशन वाइज अगर ऐसा है कि ट्रू टू द पार्ट इज ट्रू टू द होल, तो फिर लोकेशन लोकल सिम्टम जो होते हैं आपके उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, लोकेलिटीज चैप्टर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये एक कमी थी। ब्रेकिंग अप ऑफ सिम्टम्स इन द कंस्ट्रक्शन, ये भी वही बात है कि ग्रैंड जनरलाइजेशन को आप जो कहते हैं कि आप वहां के सिम्टम को यहाँ लगा दें, तो ये आप इस तरीका से तोड़ के नहीं चल सकते हैं, ये गलत चीज है। इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट इंडेक्स जो कि बहुत अलग अलग गलत आप जैसे अगर आपको ये याद नहीं रहता है कि इनकम्प्लीट इंडेक्स क्या है, आपको इम्परफेक्ट इंडेक्स अगर याद रहता है टीएफ एलन के एडिशन का, तो आप उसके जगह वो लिख सकते हैं। मतलब एक कहने का बात है कि आपको एग्जाम के तौर पर मैं बतला रहा हूं क्योंकि आपको लिखना है और पॉइंट वाइज अगर आपको याद है तो लिखने वाला स्टूडेंट बहुत कुछ लिख सकता है। आपको इस सबको ध्यान में रखना है। अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स आप समझ गए क्या क्या दिक्कत है, डिफरेंट चैप्टर्स में अलग अलग चैप्टर्स में एरर दिया गया है। इम्परफेक्ट एडिशन ऑफ टीएफएलएन, तो ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, ये आपका हो गया डिसएडवांटेजेस। तो दोस्तों आज के लिए तो मैं बस इतना ही चर्चा करूंगा क्योंकि मैंने ऐसे तो सोचा था, हालांकि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बतलाया भी है कि तीसरा जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम लाइफ हिस्ट्री को भी कवर करेंगे बोनिंगसन सर के। लेकिन लाइफ हिस्ट्री जो है बोनिंगसन सर का, उसको अगर मैं इसमें कवर करूं तो ऑलरेडी जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। अब इसको भी मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता और बोनिंगसन सर का लाइफ हिस्ट्री जो है उसको हम स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, उनका लाइफ थोड़ा सा मायने रखता है। तो इसके लिए मुझे लगा कि नहीं, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाते हैं। तो आपको फोर्थ पार्ट में जाना चाहिए इसी चीज का, बीटीपीवी का ही फोर्थ पार्ट में बना रहा हूं जिसमें कि डिटेल में हम चर्चा करेंगे बोनिंगसन सर के लाइफ हिस्ट्री के बारे में कि कैसे कैसे उनके लाइफ में मतलब फैमिली से लेकर के उनके होम्योपैथ फील्ड में आने तक। जैसे कि आप जानते होंगे कि बोनिंगसन सर जो थे वो एक्चुअली में पहले तो लॉयर थे, एडवोकेट थे। अब एडवोकेट से एक डॉक्टर बनने तक का जो उनका सफर था, होम्योपैथ में आने तक का जो उनका सफर था, तो वो कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उनका फैमिली हिस्ट्री क्या था, उन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर ये पॉइंट आपको जानते हैं तो ये बेहतर चीज है। मतलब मेरा मानना है कि हर बीएचएमएस के फॉलोअर को, हर बीएचएमएस करने वाले को या होम्योपैथ प्रैक्टिस करने वाले को उनके बारे में, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं तो इनके बारे में, जो कि हमारे मतलब कहें कि इतिहास के बहुत बड़े डॉक्टर्स में से गिनती करेंगे हम इनका, क्योंकि एक तरह से कहिए कि पहला रेपर्टरी या फिर फर्स्ट रिपोर्टोरियन कहा जाता है इनको, बोनिंगसन सर को। तो इनको हम इस तरीका से लेकर के चलेंगे कि हम पूरे उनके लाइफ को समझें। इसीलिए मैंने सोचा कि इसमें इसको ऐड नहीं करते हैं।
तो ये था हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरा पूरा कोशिश जो है वो रहेगा कि मैं हिंदी में और आसान भाषा में सारे चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं आपके लिए, जो भी पूरे बीएचएमएस के जो भी सब्जेक्ट हैं उन सबको। अभी नया चैनल होने की वजह से और कम वीडियोस हैं, लेकिन धीरे धीरे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके मेरा फोकस यही है कि पूरा का पूरा जो मैं जितना ज्यादा कर सकता हूँ उतना ज्यादा चैप्टर्स, उतना ज्यादा सब्जेक्ट्स को, और सब्जेक्ट वाइज ही मुझे जाना है। जैसे रेपर्टरी है तो रेपर्टरी को पहले कंप्लीट क्लियर करना है, उसके बाद मैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में सोचूंगा। मेटेरिया मेडिका साथ में चल रहा है तो मेटेरिया मेडिका तो इंपॉर्टेंट चीज है, और मेटेरिया मेडिका मतलब हमेशा देखने वाला चीज है, हमेशा पढ़ने वाला चीज है, क्योंकि आपको होल लाइफ उसका यूज करना है। तो मेटेरिया मेडिका और रेपर्टरी जो है आपका कंटिन्यूअस चलते रहेगा। तो इस दोनों चीज के लिए मेटेरिया मेडिका में भी मेरा वही फोकस रहता है कि कम से कम समय में और छोटे से छोटे टाइम में आपको मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं जो भी मेडिसिन के वो पहुंचाऊं। तो उस तरह के नॉलेज के लिए और सारा बात जो मेरा करने का तरीका होगा मैक्सिमम हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा। रेपर्टरी के भी एक एक चीज को मैं चाहता हूं कि हिंदी में एक्सप्लेन करूं, क्योंकि वैसे तो हमें एग्जाम तो ऐसे जान रहे हैं कि इंग्लिश में देना है। हमारे भारत में मतलब आप ऐसा कह लीजिए कि अंग्रेजों का गुलामी आज भी खट रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ना पड़ रहा है बेवजह का। अगर हमें हिंदी में पढ़ने का मौका मिले तो हम बहुत ज्यादा विकास कर सकते थे, और ऐसा मेरा नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े थिंकर्स का कहना है, बड़े बड़े लोगों का कहना है। तो बात तो कुछ है तभी लोग कहते हैं। हालांकि जो भी है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फायदा आपको मिलेगा, इसका मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।